हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रू शिक्षा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने क्या कहते हैं व्यक्तित्व के बारे में पढ़ा था, व्यक्तित्व के सिद्धांतों को जाना था, व्यक्तित्व के प्रकार को जाना था। आज उसी क्रम में हम मापन को जानेंगे, नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसमें हम जानेंगे मापन का क्या अर्थ है, मापन के कार्य क्या क्या हैं, मापन की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो आइए शुरू करते हैं हम मापन। जो हमारा आज का टॉपिक है वो हम मापन, इसको हम मेजरमेंट बोलते हैं। दोस्तों, वैसे मापन का जो शाब्दिक अर्थ है उससे आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि मापना, किसी चीज़ को मापना। माप के हम क्या करते हैं, माप के हम उसको एक संख्या के रूप में बदल देते हैं, वही हमारा मापन है। और जैसे अगर हम किसी चीज़ को तौल रहे हैं तो क्या बताते हैं, हम बताते हैं केजी में है या ग्राम में है या कुंटल में है, ठीक है। इस तरह से माप रहे हैं तो लीटर में है, मिलीलीटर में है। तो आखिर ये इस मेज़रमेंट के बारे में हम जानते हैं अब कि मनोविज्ञान का जो आधार क्या है वो व्यक्तिगत भिन्नता है। अब व्यक्तिगत भिन्नता को सही तरीके से जानने के लिए हमें मापन की आवश्यकता पड़ती है। यानी यहाँ पे हमको वो इस प्रकार की यूनिट या कह सकते हैं पदार्थों को नहीं नापना है, हमें यहाँ पे व्यक्तित्व को मापना है, ठीक है। यानी किस प्रकार के हमारे समाज में, सोसाइटी में अलग अलग तरह के विभिन्न क्या कहते हैं व्यक्तिगत भिन्नता वाले लोग होते हैं, उसी प्रकार उनकी जो मापन होगा उसके अनुसार हम जान पाएंगे कि व्यक्ति किस प्रकार का है। वो अपने भविष्य में उसकी क्या कहते हैं भूतकाल में कौन कौन सी घटनाएं हुई हैं, उन घटनाओं से जोड़ के हम वर्तमान की समीक्षा करेंगे और साथ ही आने वाले भविष्य के बारे में योजना बनाते हैं। तो मेजरमेंट कुल हमारा एक तरह से ये कह सकते हैं, हमें व्यक्तित्व का मापन हमारा मेजरमेंट है, जिसमें कार्ल पियर्सन ने व्यक्तित्व के क्या कहते हैं मापन पे बहुत ही विविध रूप से कार्य किया है। इन्होंने तमाम इसका विश्लेषण वैज्ञानिक तकनीक की इन्होंने ही दिया है। अब हम आगे जानते हैं कि मापन एग्जैक्ट रूप से करेगा क्या। मापन का जो अर्थ है ये हम कह सकते हैं, ये भूत का दर्शन, यानी मापन का दर्शन हमें अतीत के संबंध में जानकारी देता है। यानी अतीत की जानकारी देता है, जिससे वर्तमान को समझने में सहायता मिलती है, जिससे वर्तमान को समझने में सहायता मिलती है और भविष्य की योजनाओं का निर्माण करते हैं। तो यही हमारा मापन का मुख्य एक तरह से ये कह सकते हैं अर्थ भी है और उद्देश्य भी है, ठीक। अगर एक परिभाषा के रूप में अगर देखें तो कह सकते हैं मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ क्वांटिफिकेशन। मेजरमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ क्वांटिफिकेशन, यानी किसी चीज़ को माप के हम उसको संख्या के रूप में बदल दें, या कह सकते हैं कि मापन वह प्रक्रिया है जिससे संख्यात्मक विवरण प्राप्त किया जाता है। कह सकते हैं मापन वह प्रक्रिया है जिससे
संख्यात्मक नंबर विवरण प्राप्त किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार ये मापन की परिभाषा हुई। तो मुख्यतः हम मापन के बारे में क्या कहते हैं? मापन के हमारे ये कार्य हो गए, इस तरह से ये उद्देश्य हो गया और कार्य हो गए, कार्य या उद्देश्य, और ये हमारी हो गई परिभाषा। तो हम सीधे मापन के कार्य के बारे में जान सकते हैं कि मापन क्या करता है, हमें अतीत के बारे में जानकारी देता है, जिससे हम वर्तमान को समझने में हमें सहायता मिलती है और भविष्य की योजनाओं का हम निर्माण कर सकते हैं। यानी पहला कार्य क्या करता है, किसी चीज़ का स्तर का पता लगाता है कि वो किस स्तर का है, ठीक है। और उसके बाद स्तर का पता लगाने के बाद वो क्या करता है, कमजोरियों या के कारणों का पता लगाता है। कमजोरियों और कारणों का पता लगाने के पश्चात हम भविष्य की योजना बनाते हैं। और परिभाषा के रूप में हम ये कह सकते हैं कि हमारी मापन वह प्रक्रिया है जो हमें संख्यात्मक विवरण प्राप्त कराती है। यानी किसी चीज़ का हम आकलन कर लेते हैं, यह चीज़ अमुक मात्रा में है। अब हम इसके कार्य को जान लेते हैं डिटेल से। तो मापन के कार्य क्या क्या हैं? पहला कार्य स्तर का पता लगाना। ठीक है, सबसे पहला कार्य हम उसके स्तर का पता लगाएंगे। किस जो भी बातें हो रही हैं वो किसी चर की बातें हो रही हैं, या कह सकते हैं हम चर के स्तर का पता लगाना। किसी चर के स्तर का पता लगाएं। दूसरा, निदान द्वारा कारण जाने। निदान द्वारा कारणों को जानने, यानी उसकी कमियां क्या हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसमें कह सकते हैं कमी या सकारात्मक पक्ष। कमी कहते थे या कह सकते हैं गुण दोष, सीधे स्पष्ट रूप से कह दें कि उसके कमियां, निदान द्वारा कारणों को जानने में कि उसकी कठिनाइयाँ क्या हैं या कमजोरियाँ क्या हैं। कमजोरी या कठिनाई कह सकते हैं हम, कमजोरी या कठिनाई। उसके बाद तीसरा होता है, इन दोनों कारणों को जानने के पश्चात हम भविष्य की कार्य योजनाओं का निर्माण करेंगे या भविष्यवाणी करेंगे। भविष्य की योजना या भविष्यवाणी जैसे क्या है, इसको हम स्पष्ट सरल शब्दों में कहें तो ये कह सकते हैं कि अगर किसी बालक के बारे में हमने जाना, उसके व्यक्तित्व के बारे में जाना, उसका मापन किया, तो पहले हम उस पर क्या है, उसका स्तर क्या है ये पता लगा लिए। पता लगाने के बाद हमने ये जाना कि उसकी कमी क्या है, उसकी कठिनाई क्या है। अगर हमने इसको जान लिया, फिर हम उसके भविष्यवाणी कर सकते हैं कि वो बच्चा क्या कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर बच्चा गणित में तेज है तो हम उसकी भविष्यवाणी ये कर सकते हैं कि बच्चा आगे चल के इंजीनियर बन सकता है। अगर उसका रुझान चित्रकला में है तो ये कह सकते हैं व्यक्ति क्या कर सकते हैं, चित्रकार हो सकता है। अगर वो थिंकिंग ज़्यादा करता है, सोचता ज़्यादा है, तो ये बता सकते हैं कि वो वैज्ञानिक बन सकता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो मापन है वही बताता है कि हम उसके स्तर का पता लगाएगा, उसकी कमजोरी जानेगा, साथ ही साथ उसके भविष्य की योजनाओं का निर्माण करेगा। अब हम आगे जानते हैं कि इस मापन तो कर लिए, मापन का तो कार्य हो गया। अब मापन करने में हमारी कौन कौन सी विधियाँ प्रयोग की जाएंगी उसको जानते हैं। देखिए दोस्तों, ये छोटा टॉपिक है, इसमें से ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। हालांकि बस ये पेडागोजी के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। जब हम इसका अभ्यास करवाएंगे तो स्पष्ट क्लियर हो जाएगा। हम जान लेते हैं मापन की विधियां कौन कौन सी हैं। देखिए, मापन की वैसे देखा जाए तो मापन की कुल 3 विधियां हैं। अब हम यहाँ पे एक एक विधि के बारे में जानते हैं, थोड़ा थोड़ा इस पर चर्चा कर लेते हैं। जो हमारी पहली विधि है वो है परीक्षण विधि। परीक्षण विधि। दूसरा निरीक्षण विधि।
दूसरा नंबर हो गया। और हमारा तीसरा है मिश्रित विधि। अब इन विधियों का हम प्रयोग कैसे करते हैं जानते हैं इसमें। देखिए परीक्षण विधि क्या होता है। परीक्षण विधि में हम एक तरह से कह सकते हैं, हम एक प्रश्नावली या कोई कार्य दे देते हैं, उसमें से जो निर्धारित कर देते हैं कि सही उत्तर के लिए 1 अंक है, गलत उत्तर के अंक के लिए 0 है। तो इस तरह से हम परीक्षण कर सकते हैं। ठीक, परीक्षण करने के बाद मतलब एक तरह से हम संख्या के रूप में उसको, अगर उसके सही प्रत्युत्तर के लिए सही अंक 1 अंक, और अगर उत्तर उसका गलत है तो 0 अंक, इस तरह से परीक्षण कर लेते हैं प्रश्नावली के द्वारा। अब आता है हमारी निरीक्षण विधि। निरीक्षण विधि 2 होती है। इसमें क्या होता है, इसमें व्यवहारों का निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, उसमें तो हमने बुद्धि का कर लिया, यहाँ पे हम व्यवहार का निरीक्षण होता है। व्यवहार के निरीक्षण भी 2 तरह से होता है। एक इसको हम कहें, एक तो स्वतः होगा, आप खुद करें स्वतः निरीक्षण, और एक दूसरों के द्वारा। देखिए इसमें क्या होता है, स्वतः निरीक्षण एक तरह से हम कह सकते हैं खुद जाके निरीक्षण करना, परीक्षण करना, है ना। ओके चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं मापन की विधियों के बारे में। मापन की विधियों को कुल 3 भागों में बांट दिया जाता है। बांट के हम समझते हैं इसको। पहली विधि जो हमारी परीक्षण विधि, दूसरी है निरीक्षण विधि, और तीसरी है मिश्रित विधि। अब देखिए परीक्षण विधि में जैसा कि आपको बताया गया कि इसमें क्या होता है, कुछ प्रश्न बना के दिए जाते हैं या कुछ कार्य दिए जाते हैं जिसमें सही उत्तर के लिए 1 अंक, गलत उत्तर के लिए 0 अंक, इस प्रकार निर्धारित करके हम परीक्षण कर लेते हैं। ठीक है, यानी हम साथ ही इसमें गुणों का मूल्यांकन कर लिए। अब हमारा जो अगला आता है वो निरीक्षण विधि आता है। निरीक्षण विधि में क्या करते हैं, हम व्यवहारों का निरीक्षण करते हैं। किसमें करते हैं, इसमें गुणों का कर लिए, इसमें व्यवहारों का। एक तरह से परीक्षण में हमने क्या किया, गुणों का कर लिया, गुणों का परीक्षण किया, और निरीक्षण विधि में हम व्यवहारों का निरीक्षण करते हैं। तो व्यवहारों को जो निरीक्षण करने का जो होता है वो 2 तरीका होता है, या तो हम स्वतः करें या तो दूसरे के द्वारा करें। अगर स्वतः कर रहे हैं तो इसमें भी हम 2 तरह से कर सकते हैं, एक नियोजित परीक्षण और एक अतीत का परीक्षण। नियोजित परीक्षण में क्या होता है, हम पहले से ही कोई योजना बना के करते हैं, है ना। योजना बना के यानी व्यवस्था बना के तब हम नियोजन परीक्षण करते हैं। और अतीत का परीक्षण यानी उसके द्वारा अतीत में किए गए कार्यों या व्यवहारों के आधार पे हम उसका निरीक्षण करते हैं। उसी प्रकार दूसरों के द्वारा जो हमारा निरीक्षण होगा वो भी 2 आधार पे होगा, एक नियोजित यानी उसकी कार्य योजना बना के, और दूसरा अतीत का यानी उसके अतीत द्वारा किए गए कार्य को। अच्छा, हमारा तीसरा बिंदु आता है मिश्रित विधि। मिश्रित विधि में हम क्या करते हैं, परीक्षण प्रश्न निरीक्षण। नाम से ही स्पष्ट है, मिश्रित है, तो इसमें दोनों होंगे। तो दोनों में क्या है, निरीक्षण भी है और परीक्षण भी हो रहा है। ठीक है, निरीक्षण और परीक्षण अर्थात व्यवहारों का निरीक्षण साथ ही साथ गुणों का मूल्यांकन, दोनों हम इसमें करते हैं। समझ में आ गया आपको। ये हमारे मापन की विधियां हो गई। देखिए अब हम थोड़ा सा विधियों के बाद एक पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं कि जो हमारा मापक है वो कुल 4 वर्गों में विभाजित होता है। उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आप इसके चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। जो मापन होता है वो 4 वर्गों में विभाजित होता है। उसी से आप स्पष्ट जान पाएंगे कि इन वर्गों में हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, यानी जो हम मापन में क्या करते हैं, हम व्यक्ति के चरों का या गुणों का वर्णन करते हैं। तो उन गुणों को हम 4 वर्गों में बांटते हैं। यानी मापक के चरों का वर्गीकरण अगर हम देखें,
मापन के चरों का जो हम वर्गीकरण करते हैं वो किस तरह से करते हैं ये जानते हैं। मापन के चर का वर्गीकरण। तो मापन के जो चर होते हैं उनको हम 4 भागों में बांटते हैं। पहले में योग्यता रखते हैं, योग्यताएं, ठीक है। दूसरे में अचीवमेंट या निष्पत्ति या उपलब्धि। जो हमारा तीसरा नंबर आता है वो प्रवणता। और जो चौथा नंबर है वो है व्यक्तित्व का चर अर्थात लक्षण। लक्षण कह सकते हैं इसको, लक्षण या व्यक्तित्व का चर, लक्षण या व्यक्तित्व चर। तो जो जिन चीज़ों का हम वर्गीकरण करते हैं, जैसे हमारे चरों का वर्गीकरण करना है तो चरों के वर्गीकरण को हम 4 कैटेगरी में बांट देते हैं। इन चारों कैटेगरियों में बांटने के बाद अब हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या किया जाता है। देखिए, तो जो पहली है हमारी योग्यता, इसमें हम ये जानते हैं कि व्यक्ति अपनी योग्यताओं का प्रयोग करके क्या क्या कर सकता है, यानी इसमें हम ये कहें क्या कर सकता है, इस पे चर्चा होती है। ठीक, व्यक्ति क्या कर सकता है इस पे चर्चा होती है, वो हमारी योग्यता आती है। ठीक है, अब यही योग्यता उसका प्रमाण बनती है कि वो इन योग्यताओं को शामिल करते हुए क्या कर सकता है। यानी अब आगे हम जाएंगे अचीवमेंट पे, यानी व्यक्ति की वे अनुक्रियाएं जिससे यह ज्ञात होता है कि उसने अब तक क्या सीखा। यानी निष्पत्ति में क्या आएगा, क्या सीखा। व्यक्ति ने योग्यताएं में क्या कर सकता है, निष्पत्ति से क्या सीखा, और आगे हम जानेंगे प्रवणता। प्रवणता का मतलब होता है एप्टीट्यूड आपका, कि वो क्या कर सकेगा, कि वो अपने भविष्य में क्या कर सकेगा, इस बात पे। यानी प्रवणता हमारी ये बताती है कि वो क्या कर सकेगा, और जो व्यक्तित्व बताता है वो ये बताए, लक्षण या व्यक्तिचर बताएंगे कि किसी समय या स्थान पर व्यक्ति अपने किन व्यवहारों, और उसमें मतलब कुल मिला के ये कह सकते हैं कि वो सामंजस्य स्थापित कर लेता है, गुणों में और उसमें सामंजस्य बनाना। तो मापन के में इन्हीं चारों का कैटेगरी में बांट के हम मापन करते हैं। पहले जानते हैं कि वो कौन सी योग्यताएं हैं, उसके अंदर उन योग्यताओं से वो क्या क्या कर सकता है, आगे उन योग्यताओं का प्रयोग करके उसने अब तक क्या सीखा, या अब वो सीख चुका है तो आगे भविष्य में उसका क्या उपयोग कर सकेगा, और आगे जाके वो इन सब का मिला के व्यक्तित्व का एक संगठन बनाएगा। तो इस प्रकार ये मापन का चर का वर्गीकरण हो गया। इसके बाद हमने मापन की विधियां भी पढ़ ली हैं। तो दोस्तों, ये मापन का चैप्टर यहीं समाप्त होता है। हम मिलते हैं अगले एपिसोड में, मूल्यांकन के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। तब तक के लिए धन्यवाद।